बाद लेक्चर शुरू किया जाए भाई। आपका लिखवाने का भी कार्यक्रम, ये देखिए कहाँ तक लिखवाया गया था कल प्री के लिए। 21A तक हो गया था ना, 21 तक। 21A की हेडिंग डाली गई थी CPC की। आगे लिखिए, बैठिए भाई। हाँ हाँ, आगे लिखिए, देख लिए हम। ये पूरक धाराएं लिखवाई जा रही थी आपका, फिर एक बार बता दिया जाए। एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है। 22 की पूरक धारा 23 है, आपका 30 की पूरक धारा 32, और आपका 94 की पूरक धारा 95। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। इसका मतलब ये बताया गया था कि धारा 23 केवल और केवल 22 के लिए काम करेगी। फिर मतलब बताया गया कि 95 केवल किसके लिए, 94 के लिए। और धारा 32 के प्रावधान केवल किसके लिए, 30 के उल्लंघन होने पर। लिखिए धारा 22 भाई। जो वाद, सेक्शन 22 का हेडिंग डालिए। धारा 22, जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में दायर किए जा सकते हैं, हेडिंग डालिए। जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में दायर किए जा सकते हैं, उनको अंतरित करने की शक्ति, उनको अंतरित करने की शक्ति। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, ऐसे मामलों में ऐसे मामलों में प्रतिवादी ऐसे मामलों में प्रतिवादी आवेदन देकर आवेदन देकर वाद को अंतरित करने की मांग कर सकता है। वाद को अंतरित करने की मांग कर सकता है। ऐसा आवेदन किस न्यायालय में दिया जाएगा? ऐसा आवेदन किस न्यायालय में दिया जाएगा? उसका उल्लेख धारा 23 में किया गया है। ऐसा आवेदन किस न्यायालय में किया जाएगा? उसका उल्लेख धारा 23 में किया गया है। तो इसीलिए 22 की पूरक धारा कौन है? 23। धारा 23 लिखिए भाई आपका। हेडिंग डालिए, किस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा? किस न्यायालय में एप्लीकेशन दिया जाएगा? हेडिंग है ये। किस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा? 3 खंड बना लीजिए आपका। आपका A, B और C, यहीं से आपका क्वेश्चन 3 खंड 1 2 3 भी कर सकते हैं। 1 2 3, 1 में लिखिए भाई। यहाँ से भाई क्वेश्चन आपका बना है, सतर्क रहना थोड़ा, अच्छे से लिखिए 1 में। जहाँ ऐसे न्यायालय जहाँ ऐसे न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ हों, जहाँ ऐसे न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ हों,
वहाँ आवेदन उस अपील न्यायालय में किया जाएगा। वहाँ आवेदन उस अपील न्यायालय में किया जाएगा। दूसरा लिखिए आपका, जहाँ ऐसे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं। ये कल समझाया गया था भाई। जहाँ ऐसे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, वहाँ आवेदन उच्च न्यायालय में किया जाएगा। वहाँ आवेदन उच्च न्यायालय में किया जाएगा। जैसे बताया गया था आपका बनारस और प्रयागराज, तो बनारस से चाह रहा है कि प्रयागराज ट्रांसफ़र हो, तो दोनों न्यायालय आपका उच्च न्यायालय के सबऑर्डिनेट है, तो ट्रांसफ़र के लिए कहाँ एप्लीकेशन दिया जाएगा? हाई कोर्ट में। तीसरा नियम लिखिए, यदि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हों, भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हों, वहाँ आवेदन उस उच्च न्यायालय में किया जाएगा। वहाँ आवेदन उस उच्च न्यायालय में किया जाएगा जिसके अधीनस्थ न्यायालय में वाद लाया गया हो। जिसके अधीनस्थ न्यायालय में वाद लाया गया हो। फिर एक बार इस उदाहरण को समझिए आपका। मान लीजिए दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमा लाया गया और प्रतिवादी चाह रहा है कि हमारा मुकदमा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाए? प्रयागराज। तो भाई दिल्ली का अधीनस्थ न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट के अधीनस्थ हैं और प्रयागराज का इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय एक उच्च न्यायालय के सबऑर्डिनेट नहीं हैं, बल्कि भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों के हैं। तो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किस हाई कोर्ट में दिया जाएगा? तो जिसके अधीनस्थ न्यायालय में सूट फाइल किया गया है, तो सूट हमने कहाँ फाइल कराया है? दिल्ली में। तो दिल्ली हाई कोर्ट से मांग करिए कि हजूर आपके अधीनस्थ न्यायालय में जो मुकदमा है वह प्रयागराज के जिला न्यायालय में क्या कर दिया जाए? ट्रांसफ़र। तो चाहे दिल्ली का न्यायालय करे या न करे, ये किसके ऊपर है? दिल्ली के हाई कोर्ट के ऊपर। लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा कोरिलेट करना है 2 लाइन। आपराधिक मामलों में ऐसा नियम, भाई कल बताया गया था वहाँ 2 ही नियम हैं। आपराधिक मामलों में ऐसा नियम सीआरपीसी की धारा 186 में दिया गया है। आपराधिक मामलों में ऐसा नियम सीआरपीसी की धारा 186 में दिया गया है। आइए आपका सेक्शन 24 लिखिए भाई। अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति। हेडिंग डालिए तो, अंतरण और प्रत्याहरण। प्रत्याहरण का मतलब हुआ वापस लेना, ना है तो लिख लीजिएगा। अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति
अंतरण माने एक आपका जगह से दूसरे जगह मामला ट्रांसफर करना। प्रत्याहरण का मतलब कि वापस लेना। प्रत्याहरण ना आए तो लिख लीजिए वापस लेना। अब इसमें पहले कोरिलेट करके लिखिए, तब आपका बैरक शुरू करते हैं, क्योंकि 2-3 टेक्निकल पॉइंट आएगा। लिखिए, इस धारा के तहत जिला न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ऐसा कर सकते हैं। अब बार बार न लिखवा जाए, क्योंकि ऊपर हेडिंग में लिखवा दिया गया है। इस धारा के तहत भाई कौन कर सकता है, ये प्री में आ चुका है। जिला न्यायालय कोर्ट दोनों इनमें से कोई नहीं तो क्या मारेंगे, दोनों। जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय ऐसा कर सकते हैं। अब कोरिलेट करके थोड़ा लिखना है। लिखिए, संविधान के अनुच्छेद 228 में, संविधान के अनुच्छेद 228 में उच्च न्यायालय को ऐसी शक्ति प्राप्त है। भाई आपका जिला जज को नहीं, केवल किसको, हाई कोर्ट को स्पष्ट लिखवाया गया है। उच्च न्यायालय को ऐसी शक्ति प्राप्त है, ये संविधान का अनुच्छेद। सीआरपीसी लिखिए भाई, सीआरपीसी की धारा 407 के तहत उच्च न्यायालय, सीआरपीसी की धारा 407 यानी कि 407 के तहत उच्च न्यायालय तथा 408 के तहत, एक ही लाइन में दोनों समाहित करते हैं, तथा 408 के तहत सत्र न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन, सत्र न्यायालय आपराधिक मामलों का अंतरण करते हैं, आपराधिक मामलों का अंतरण करते हैं। अब अगला पॉइंट ये आया कि हाई कोर्ट कहाँ अंतरण कर सकता है और जिला जज कहाँ कर सकता है। तो हाई कोर्ट जिस जिस राज्य में अधिकारता है, जितने मने जिलों पर, उनमें से एक जिले में दूसरे एक जिले से कहाँ भेज सकता है, दूसरे जिले। और जिला जज अपने ही जिले में आपका एक जज से क्या कर सकते हैं, दूसरे। अब इसको समझना भी है, नहीं कि हर एक बात लिखवाई जाए। हाई कोर्ट क्या दूसरे राज्य में कर सकता है, नहीं। तो अपने ही राज्य में प्रयागराज से बनारस ट्रांसफर कर दे, बनारस से आपका लखनऊ ट्रांसफर कर दे, ये अधिकार है हाई कोर्ट को। लेकिन आपका प्रयागराज से देहरादून भेज दे, ये अधिकार हाई कोर्टों को नहीं है। तो ये अधिकार अगली धारा में आएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट का ट्रांसफर का अधिकार केवल और केवल किसको प्राप्त है, हमारे उच्चतम न्यायालय। अब बेरक देखिए, आपका जो टेक्निकल एक दो बातें वो बेरक से और कवर हो जाएगी। वैसे प्री के लिए इतना पर्याप्त है जितना लिखवा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार बेरक की भाषा भाई समझा दिया जाए। देखिए भाई, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात और उनमें से जो सुनवाई के इच्छुक हों उनको सुनने के पश्चात या ऐसी सूचना दिए बिना स्वप्रेरणा से। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, पहला जो क्वेश्चन आपका अंदर से बन सकता है कि हाई कोर्ट और जिला जज धारा 24 के तहत कैसे अंतरण करता है। तो दे देगा किसी पक्षकार के आवेदन पर, दे देगा स्वप्रेरणा से यानी कि सुमोटो या अपनी इच्छा से, तीसरा दे देगा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जाद भाई यहाँ से क्वेश्चन ऐसा यूपी में बना है, यानी कि यूपी में आपका सीआरपीसी में ऐसा क्वेश्चन बना है। तो हो सकता है कि आगे आपका सीपीसी में भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि आपका सीआरपीसी का बता दिया जाए। सीआरपीसी में जो ये 407 और 408 हम देखेंगे, वहाँ आपका कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो या तो आवेदन पर या निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर
या हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय सुमोटो या अपने ज्ञान या स्वयं के ज्ञान या स्वयं की इच्छा से भी आपराधिक मामलों का अंतरण कर सकता है। ये आपका सीआरपीसी में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हो सकता है कि ऐसा मॉडल आपका किस में बन जाए, सीपीसी में। तो आपका फिर याद रखिए भाई, या तो पक्षकार के क्या आवेदन पर या कैसे स्वप्रेरणा यानी कि सुमोटो से, दोनों मार्क कराएगा। लिखिए ऐसा, लिखिए इस धारा के तहत मामलों का अंतरण, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस धारा के तहत मामलों का अंतरण, बैठिए भाई है ना जगह, इस धारा के तहत मामलों का अंतरण किसी पक्षकार के आवेदन पर, किसी, ऐसा क्वेश्चन भाई आ सकता है, फिर बताया जाए, सतर्क रहना है। सीआरपीसी में आ चुका है, किसी पक्षकार के आवेदन पर या न्यायालय स्वप्रेरणा, न्याय तो स्वयं की इच्छा लिख लीजिएगा, स्वप्रेरणा को कहते हैं सुमोटो, स्वप्रेरणा से कर सकता है। अब देखिए क्या क्या कर सकता है, बस एक लाइन जानना है, लिखना नहीं है भाई। हाई कोर्ट एक जिले से दूसरे जिले के सक्षम न्यायालय को भेज सकता है। हाई कोर्ट अपने यहाँ मंगा सकता है, मंगा कर स्वयं निपटा सकता है, या कुछ निर्देश देकर निचले न्यायालय को लौटा सकता है। यही काम जिला जज कर सकता है, लेकिन अपने जिले में ही आपका किसी अधीनस्थ न्यायाधीश से मामला मंगा ले। एक न्यायाधीश से कहाँ ट्रांसफर जिले में कर दे, दूसरे न्यायाधीश के यहाँ, या मामला मंगा ले, स्वयं निपटारा कर ले, कोई रोक टोक नहीं है। अगला देखिए धारा 25 लिखिए भाई आपका, लिखिए धारा 25, उच्चतम न्यायालय द्वारा, लिखिए भाई, उच्चतम न्यायालय द्वारा मामलों का अंतरण, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका, उच्चतम न्यायालय द्वारा मामलों का ट्रांसफर या अंतरण। इसमें थोड़ा पहले कोरिलेट कर लीजिए, तो तब आपका बैरेक्ट में एक दो पॉइंट है। यहाँ प्रतिकर की रकम भी पूछी जाती है, वो भी आपका बताया गया था कल, कितना, 2000। लिखिए इसको, लिखिए भाई, पहले कोरिलेट कर लीजिए तब आपका सीपीसी चला जाए। संविधान के अनुच्छेद 139 ए के तहत, 139 ए के तहत, संविधान के अनुच्छेद 139 ए के तहत उच्चतम न्यायालय मामलों का अंतरण करता है। भाई देखिए सभी मामले उसमें गवर्न होंगे, केवल सिविल नहीं, सिविल क्रिमिनल दोनों। ये नहीं हम लिखवा रहे हैं, किस मामलों का लिखवा रहे हैं। और सीपीसी आ जाएगा तो केवल कौन, सिविल, और सीआरपीसी आएगा तो केवल क्रिमिनल। ये थोड़ा लिख, भले ना शब्द लिखवाया गया हो, आपको भी दिमाग में रखना पड़ेगा। लिखिए आगे, सीआरपीसी की धारा 406 के तहत, ये यूपी में आ चुका है, सीआरपीसी की धारा 406 के तहत, 406 के तहत उच्चतम न्यायालय आपराधिक मामलों का एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरण करता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में
अंतरण करता है। यदि इसी लाइन में एक लाइन बढ़ा लीजिए, यदि ऐसा आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला हो, रकम लिखनी है सीआरपीसी में, यदि ऐसा आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला हो, तब उच्चतम न्यायालय आवेदन खारिज करके, तब उच्चतम न्यायालय आवेदन खारिज करके, किधर बैठे भाई आगे आकर, उच्चतम न्यायालय आवेदन खारिज करके आवेदनकर्ता पर अधिकतम 1,000 रुपये तक का प्रतिकर लगा सकता है। अंडरलाइन किए रहिएगा, कितना? 1,000 रुपये तक का प्रतिकर लगा सकता है। अरे यार कहाँ लिखवाया जा रहा है, ये देखिए ऊपर। हाँ, सीपीसी अभी कहाँ लिखवाई जा रही है, अभी सीआरपीसी लिखवाया जा रहा है, सीपीसी कहाँ आया आदमी। 1,000 रुपये तक का प्रतिकर लगा सकता है। सेक्शन देखिए, सीआरपीसी लिखवाया जा रहा है 406। अभी सीपीसी कहाँ शुरू हुई भाई, अभी कोरलेट किया जा रहा है भाई। वो सीआरपीसी थोड़ा धारा भी ऐड करिए, लिखवा गया ना आगे सीआरपीसी, इसीलिए स्पष्ट सीआरपीसी लिखवा गया आगे लाइन में। अगला लिखिए भाई, आपका सीपीसी में लिखिए, सीपीसी की धारा 25 के तहत, अब इसी लाइन के नीचे लिख लीजिए ताकि दोनों में अंतर रहे। सीपीसी की धारा 25 के तहत आवेदन खारिज करके आवेदनकर्ता पर उच्चतम न्यायालय अधिकतम 2,000 रुपये तक का प्रतिकर लगा सकता है। अधिकतम 2,000 रुपये तक का प्रतिकर लगा सकता है। देखिए आपका बैरक, देखिए भाई सामान्य बातें हो गई। हाँ, एक और बात लिख लीजिए, जो आपका पूछा गया भाई, ये उत्तराखंड में एक बार पूछा गया, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, वो लिख लीजिए, उसके बाद बैरक चला जाए। लिखिए, उच्चतम न्यायालय, पैराग्राफ पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, उच्चतम न्यायालय एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय, देखिए हल्का सा इसमें सुधार कर सकते हैं, एक राज्य के उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय, समझ लीजिएगा, मैंने उसके मतलब कि इलाहाबाद से कहा एमपी में, ऐसा एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को, या दूसरा पॉइंट ही महत्वपूर्ण है, यही लोग गलती करते हैं जो अब लिखवाया जा रहा है, या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा भाई, यही गलती होती है। एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय को, एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय को मामला अंतरित कर सकेगा। यही आपका गलती होती है। फिर एक बार हम उदाहरण बता दें, जैसे कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दे, ये हो सकता है। और दूसरा, एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय यानी कि बनारस के न्यायालय से आपका छपरा के अधीनस्थ जो छपरा का न्यायालय है या गया का न्यायालय है वहाँ ट्रांसफर कर दे। ये किसको पावर है? भारत के उच्चतम न्यायालय को। किस धारा में? सीपीसी के 25। भाई देखिए, राज्य में कर, फिर एक बार समझ लीजिए, जिला में करना है एक जज से तो डीजे,
राज्य में एक जिले से दूसरे जिले तक तो हाई कोर्ट, और देश में एक हाई कोर्ट से दूसरे, या एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट से दूसरे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट, तो केवल कौन सक्षम है? आपका उच्चतम न्यायालय। हाई कोर्ट नहीं कर सकता कि पटना हम भेज दे और गया। अब देखिए बैरक सही रहेगा भाई। इसमें एक दो और टेक्निकल बातें हैं जो अंदर से पूछी जाती हैं, वो देखिए अब। पहला खंड, किसी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचित करने के पश्चात और उनमें से जो सुनवाई के इच्छुक हों उनको सुनने के पश्चात, यदि उच्चतम न्यायालय का किसी भी प्रकरण पर यह समाधान हो जाता है कि न्याय की प्राप्ति के लिए इस धारा के अधीन आदेश देना समीचीन है। समीचीन न समझ में आए तो लिख लीजिएगा वर्तमान समय में आवश्यक है। ना तो बैरक पर या कहीं लिख लीजिए समीचीन है मतलब क्या? वर्तमान समय में क्या है? आवश्यक। तब उच्चतम न्यायालय यह डायरेक्शन दे सकेगा कि किसी राज्य के किसी उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय माने अधीनस्थ न्यायालय के किसी अन्य राज्य के किसी उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय को कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही अंतरित की जाए तो किसको किसको अंतरित करवा देंगे? आपका वाद को, अपील को, अन्य कार्यवाही को। 24 और 25 में एक अंतर दिख रहा है, भले आपको न मालूम हो। वहीं अटैक करता है उच्चतम न्यायालय अंतरण करता है 25 के तहत पक्षकार के आवेदन पर स्वप्रेरणा से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या स्वप्रेरणा शब्द लिखा है कि नहीं? लिखा है कि नहीं 25 में? जब नहीं लिखा है तो आप स्वप्रेरणा जबरदस्ती न जोड़ दीजिएगा, लिखिए उसको। इस धारा के तहत उच्चतम न्यायालय, भाई स्वप्रेरणा नहीं मारना है, यहीं फंसा रहा है यूपी भी। हाँ तो करे 151 अलग है ना भाई, 25 में तो नहीं आएगा ना। लिखिए भाई आपका, इस धारा के तहत उच्चतम न्यायालय केवल किसी पक्षकार के आवेदन पर, इस धारा के तहत उच्चतम न्यायालय केवल किसी पक्षकार के आवेदन पर वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियों का अंतरण कर सकता है। भाई स्वप्रेरणा बिल्कुल ना लिखिएगा, दिमाग में बैठा इसीलिए स्पष्ट लिखवाया जा रहा है। वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियों का अंतरण कर सकेगा। वाद का भी कर सकेगा, अपील का, अन्य कार्यवाही का भी, बहुत व्यापक वे है। अगला नियम देखिए भाई आपका, ये अंडरलाइन कर लीजिए, 24-25 में अंतर है। देखिए, इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन समावेदन के रूप में किया जाएगा और उसके अनुसमर्थन में एक एफिडेविट होगा, ये भी नहीं ज़्यादा देखना है। तीसरा, वह न्यायालय जिसको ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्यवाही अंतरित की गई है अंतरण आदेश में दिए गए निर्देश के अधीन रहते हुए पुनः विचारण करेगा और आपका कार्यवाही करेगा। ये भी भाई पुनः विचारण करेगा है, जब अंतरण किया गया है तो फालतू तो किया गया नहीं, इसलिए किया गया कि आप पुनः क्या करिए, सुनिए। चौथा खंड देखिए, इस धारा के अधीन आवेदन को खारिज करते हुए, तो ये भी लिखवा दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट देखता है कि तंग या तुच्छ प्रकृति का आवेदन है तो आवेदन को खारिज करके और आवेदन का विरोध करने वाले को कितना प्रतिकर दिलवा सकता है अधिकतम धारा 25 के तहत? तो कितना भी लिखवा गया, 2000। कितना? 2000 ये लिखवा दिया हूँ मैं। और इस धारा के अधीन अंतरित वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को लागू होने वाली विधि वह होगी जो वह न्यायालय जिसमें वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही मूलतः दायर की गई थी ऐसे वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को लागू करता। इसका मतलब कि जो मूल न्यायालय था वह
जिस कार्यवाही को लागू करता, अंतरित न्यायालय भी उसी कार्यवाही को, उसी क्या करेगा, प्रक्रिया को फॉलो करेगा। तो इस प्रकार आपका 25 भी कोरिलेट करके, यानी कि प्री में केवल पूछा जाता है और प्री के लिए जितना लिखवा दिया गया पर्याप्त है, इससे बाहर नहीं जाता। कोरिलेशन भी करा दिया गया। अब आइए वाद का दायर किया जाना। देखिए आपका एक बार बता दिया जाए, एक बार आपका पूरी धारा पढ़ाई जाएगी, फिर जब आर्डर में हम आएंगे तो सेक्शन को कोरिलेट करके पढ़ाएंगे। एक बार इधर दौड़ा दिया जाए, उसके बाद आदेश और धारा मिक्स करके दोबारा पढ़ा जाएगा, क्योंकि भाई आपका एक बार सेक्शन हो जाए। लेकिन ये हम पढ़ाते समय ज़रूर बताएंगे, मैंने धारा भी, कि ये सेक्शन इस आर्डर से रिलेटेड है, और जब आर्डर 1 से शुरू किया जाएगा तो वह सेक्शन पहले और फिर उसका आर्डर, क्योंकि सेक्शन छोटा रहेगा। लिखिए आपका वादों का दायर किया जाना, धारा 26 लिखिए भाई आपका। अब छोटे छोटे 2-2 लाइन के प्रावधान है, आर्डर में ही ज़्यादा पढ़ना है। धारा 26 वादों का दायर किया जाना। लिखिए भाई आपका हर वाद पत्र, हर वाद, लिखिए हर वाद, एक लाइन लिखिए तब समझाते हैं। हर वाद, वाद पत्र उपस्थित करके या अन्य ऐसे प्रकार से जैसा विहित किया जाए, या अन्य ऐसे प्रकार से जैसा विहित किया जाए, दायर किया जाएगा। दायर या फाइल किया जाएगा, तथा हर वाद पत्र में तथ्य, हर वाद पत्र में तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जा सकेंगे। शपथ पत्र द्वारा, यानी कि एफिडेविट द्वारा साबित किए जा सकेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, वाद दायर करने की प्रक्रिया का उल्लेख इस संहिता के आदेश 4 में किया गया है। यानी कि जब 4, आदेश 4 लिखिएगा, यानी कि जब 26 तो समाप्त हो गई 2 लाइन, लेकिन आपका जब आदेश चलेगा तो हम डिटेल में फिर 26 पढ़ाएंगे और फिर आपका कौन धाराएं चलाएंगे, आपका आदेश 4 पढ़ाया जाएगा। देखिए उसमें जो एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आखिर वाद पत्र जब दायर किया जाता है तो आपका एक रजिस्टर होता है वादों का, उसमें लिखा जाता है, तो कौन लिखता है। यानी कि वाद पत्र सामान्यतः जज के हैं तो डायरेक्ट देते नहीं, कलर के हैं देते हैं, तो उसका नाम पूछा एक बार गया था, उसको मुंसरिम कहा जाता है भाई। जहां आप वाद पत्र क्या करते हैं, क्लर्क के पास या न्यायालय के अधिकारी के पास प्रस्तुत करते हैं, तो उसको आपका मुंसरिम कहा जाता है। एक बार पूछा गया था, क्या कहेंगे, मुंसरिम। तो आगे बताया जाएगा डिटेल में। अब एक आपका कंसेप्ट बनाइए, तब 2-3 धाराएं निपटाया जाए भाई। देखिए आपका एक कोई मुकदमा दायर कराइए, ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया था, इसी पर 3-4 धारा निकाल दिया जाए। ए बी के खिलाफ वाद दायर करता है, तो वाद दायर करेगा तो क्या प्रस्तुत करेगा, वाद पत्र, यानी कि प्लेंट प्रस्तुत करके। अब प्राकृतिक न्याय का ये सिद्धांत है, अडी अल्ट्रम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए। तो दूसरा पक्षकार इसमें कौन हो गया, बी, तो क्या इसे सुना जाएगा कि नहीं, सुना जाएगा। आडी अल्ट्रम पर्टम, तो सुनने के लिए
इसे बुलाया जाएगा तो बुलाने के लिए क्या जारी न्यायालय करेगा? समन। तो समन जारी कराया जाएगा तो तुरंत धारा आपका 27 आ जाएगी, प्रतिवादी को समन। 28, जब प्रतिवादी दूसरे राज्य में निवास करता है, धारा जरूर याद रखिए। और आपका 29, जब प्रतिवादी विदेश में निवास करता हो। तो आपका ये क्वेश्चन बन चुका है कि जब प्रतिवादी विदेश में निवास करता हो तो ऐसी दशा में समन किस धारा के तहत जारी किया जाता है? तो कौन सी धारा? 29। फिर एक बार आइए, प्रतिवादी को समन की धारा में, दूसरे राज्य में प्रतिवादी यानी कि भी निवास करता है तो, अब विदेश में निवास करता है तो 28। अब आइए नया नियम। अगला जो एमपी का मॉडल है कि समन का उद्देश्य क्या होता है, तो आप बताइए। ए मुकदमा दायर किया है और बी के खिलाफ कॉल लेटर जारी हुआ है समन, तो समन का उद्देश्य क्या है? आपका जो बेयर एक्ट की भाषा है वही कवर करनी है। दो उद्देश्य हैं कि बी न्यायालय में एपीयर हो, एपीयर मतलब उपसंजात हो, और उपसंजात का मतलब हुआ उपस्थित हो। तो पहला उद्देश्य क्या हो गया कि प्रतिवादी को न्यायालय में क्या कराना? हाजिर। और दूसरा, प्रतिवादी द्वारा वादी के दावे का जवाब देना, यानी कि ए ने जो 5,000 रुपया किससे मांगा है? बी से। इसका जवाब कौन देगा? बी, प्रतिवादी। अब जो जवाब दे, स्वीकार करे इनकार करे, वो तो आगे बढ़ेगा। तो समन का उद्देश्य या समन क्यों जारी किया जाता है? तो दो याद रखिए, एमपी में पूछा है, उपर्युक्त तो दोनों मारिएगा। प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए, दूसरा दे देगा वादी के दावे का जवाब देने के लिए, तीसरा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार कराएंगे? दोनों। अब आइए इसी के साथ एक और धारा जोड़िए ताकि एक ही साथ भाई लिखवा दिया जाए। 31 जोड़ लेना है। फिर एक बार देखिए भाई, अगर साक्षी को समन पूछे, गवाह या विटनेस को, तो धारा 31 मारिएगा, एक लाइन की धारा है। अगर प्रतिवादी को पूछे, डिफेंडेंट को, तो कौन सी धारा? 27, 28 और कौन? 29। इसी के साथ आपका आदेश भी पढ़ना है। प्रतिवादी को समन के लिए सीपीसी का आदेश 5 काम करेगा और गवाह को समन के लिए आदेश 16। यानी कि जब गवाह को समन या विटनेस को या साक्षी को जारी होगा तो ऐसी दशा में उस समन के बारे में प्रोसीजर किस आर्डर में? तो आर्डर 16 में पढ़ना है। और प्रतिवादी को समन जारी होगा तो ऐसी दशा में प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाएगी? किस आर्डर की? तो आदेश 5। आदेश 5 से आपका निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन बनता है। इस बार जो यूपीजे में बना, दस्ती समन बना था, ये नहीं कि नहीं बना था, दस्ती समन। तो आदेश 5 के नियम 9A इस बार जो बना था तो बताया जाएगा। तो आपका यही आपका पॉइंट प्री के लिए धाराओं में जो पढ़ना है यही एक एक लाइन पढ़ना है, क्योंकि फिर एक बार कंसेप्ट बना दिया जाए। धाराओं में सारवान प्रावधान है, प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, और उन सिद्धांतों को अप्लाई करने के लिए आदेशों में नियम दिया गया है। अतः धारा में छोटी बात रहेगी और आर्डर में उसके लिए पूरा लंबा क्या रहेगा? प्रक्रिया। इसको लिखिए भाई, आपका सत्ता लिखिए। तो पहले सामान्य बात है, प्रतिवादियों को समन के बारे में उल्लेख, पहले सेक्शन लिख लीजिए, तीनों दो दो लाइन लिखना है। प्रतिवादियों के बारे में, प्रतिवादियों के बारे में समन का उल्लेख धारा 27, 28 और 29 में किया गया है। पहले 3 धारा बना लीजिए एक लाइन। किन किन धाराओं में? 27, 28 और कौन सी? 29। 27, 28 और 29। 27 लिखिए भाई आपका।
धारा 27 लिखिए, प्रतिवादियों को समन। प्रतिवादियों को समन। लिखिए समन का उद्देश्य, हेडिंग डाल लीजिए, पूरा नहीं लिखना है। समन का उद्देश्य या समन क्यों जारी किया जाता है, ये पूछा गया था भाई। लिखिए प्रतिवाद, पहला लिख लीजिएगा, प्रतिवादी के उपसंजात होने के लिए, प्रतिवादी के उपसंजात होने के लिए, यानी कि एपियर हो, हाजिर हो, प्रतिवादी के उपसंजात होने के लिए यानी कि एपियर होने के लिए, तथा इसी लाइन में भी लिख सकते हैं या अलग भी, तथा वादी के दावे का जवाब देने के लिए। दो ऑप्शन आएगा, दोनों मार्क कराइएगा। वादी के दावे का क्या देने के लिए, जवाब। दोनों उद्देश्य हैं भाई। आगे लिखिए आपका धारा 28, यदि प्रतिवादी, धारा 28 लिखिए भाई, एक लाइन लिखना है इधर। यदि प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है, वहां समन की तामील। यदि प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है, वहां समन की तामील। धारा 29 लिखिए, यदि प्रतिवादी विदेश में निवास करता हो तब समन की तामील। या शॉर्टकट में विदेशी समनों की तामील, या यदि प्रतिवादी कहाँ निवास करता हो इत्यादि, विदेश में, या हेडिंग डाल सकते हैं विदेशी समनों की तामील, ये भी सही है। या यदि प्रतिवादी कहाँ निवास करता हो, इंग्लैंड और अमेरिका में, तब समन कैसे होगा, ये कहाँ बताया गया है, 29। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। समन के प्रतिवादियों के विरुद्ध समन के बारे में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, प्रतिवादियों के विरुद्ध, प्रतिवादियों के विरुद्ध समन जारी किए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख, समन जारी किए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख इस संहिता के आदेश 5 में किया गया है। इस संहिता के आदेश 5 में किया गया है। इसी के साथ नीचे लिखिए तो धारा 31 तुरंत निपटा देना है। लिखिए आपका धारा 31, भाई 30 इसके बाद पढ़ी जाती है, एक जगह हो जाएगा सब। धारा 31, साक्षी को समन, यानी कि विटनेस या गवाह को समन, प्री में एक बार आ चुका है सेक्शन। साक्षी को समन की धारा में है आपका, क्या मारेंगी, 31। इसी लाइन में लिखिए, इसके लिए प्रक्रिया का उल्लेख, इसके लिए प्रक्रिया का उल्लेख आदेश 16 में किया गया है, आदेश 16 में किया गया है, आदेश 16 में, यानी कि आदेश 16 में किया गया है। अब आदेश चलेगा तो इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आगे अब 30 और 32 का रिलेशन देखिए। आपका एमपी में क्या पूछा गया है, बिहार में क्या पूछा गया,
क्वेश्चन प्री में, मेंस में कम पूछा जाता है ये सब। आपका मेंस में आपका 36 के बाद ज़्यादा आएगा, इधर कम पूछा जाता है भाई। देखिए आपका फिर भाई पहला क्वेश्चन बनता है कि 30 की पूरक धारा कौन है, या धारा 32 किसकी पूरक धारा है, तो गलत ना हो, किसकी, 30 की। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि धारा 32 का उल्लंघन करना कहाँ दंडनीय है, या 30 का इफेक्ट कहाँ दिया गया है, प्रभाव कहाँ दिया गया है, तो आप बताइएगा धारा 32 में। तीसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन निकाल लिया जाए तब डायरेक्ट हम समझाएंगे। आपका चौथा क्वेश्चन प्री में बना है कि धारा 32 में अधिकतम कितना रकम दी गई है, तो रकम कितनी है 32 में, 5000। 25 में कितनी, धारा 25 में कितनी थी, अब तो याद रखिए, धारा 25 में कितनी थी, तो बताइए 2000 जुर्माना की प्रतिकर की क्षतिपूर्ति। चलिए ठीक है, धारा 32 में कितना हजार, तो यहाँ सतर्क रहना है, यहाँ प्रतिकर और मुआवजा नहीं। यहाँ यही आपका एमपी देखिए, जो लोग एमपी दे रहे हैं, आपका एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए बैरक के। अगर जुर्माना लिखा है इसका मतलब कि वह दंड का रूप है, और क्षतिपूर्ति या प्रतिकर है तो वह दंड नहीं है बल्कि आपका मुआवजे का रूप है। थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, वह दंड नहीं है, क्या है, मुआवजा। तो यहाँ आपका एमपी में ये बन चुका है कि कितना अधिकतम, बिहार में बना है भाई, कितना अधिकतम जुर्माना अधिरोपित की कर सकता है न्यायालय 32 के तहत, 5000। और ये कर नहीं, सतर्क रहिएगा, क्या, जुर्माना। और जुर्माना ये सजा का क्या है, रूप है। अगला देखिए आपका, इसी के साथ तुरंत कोरिलेट कर लेना है। 94 की पूरक धारा हमने कौन बता रखी है, 95। 95 में प्रतिकर होगा और वह अधिकतम कितना है, 50,000 रुपये। कितना अधिकतम, तो कम से कम 3 पॉइंट तो अभी याद रखिए। फिर एक बार भाई यही सब पकड़ना है पॉइंट को रिलेट करके। धारा 25 में फिर एक बार 2000 रुपया प्रतिकर, धारा 32 में कितना, 5000 रुपया क्या, जुर्माना, फाइन। और धारा आपका 95 में कितना, 50,000 कंपसे फाइन। तो कंपसेशन, फाइन केवल किस में है, जुर्माना केवल किस में है। भाई आपका आखिर 30 की पूरी 32 है, तो आखिर 30 में क्या क्या बातें समाहित हैं, इसको तोड़ लेना चाहिए भाई। लिखवाते समय हम भी तोड़ कर लिखवाएंगे, क्योंकि कई बातें समाहित, और यहाँ से आपका कोरिलेशन भी थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि सीआरपीसी, सीपीसी और संविधान से आपका कुछ बातें कोरिलेट होंगी। देखिए भाई 30 में आपका प्रकटीकरण और उसके सदृश बातों के लिए आदेश देने की शक्ति, यानी कि इसका मतलब ये हुआ आपका डिस्कवरी के लिए आदेश न्यायालय दे सकता है। डिस्कवरी मतलब प्रकटीकरण, प्रकटीकरण मतलब कि ये बात ओपन करिए, या उसी के समान, सदृश मने समान, अन्य आदेश भी दे सकता है। तो आखिर कौन कौन आदेश सिविल न्यायालय को, बहुत बड़ा पावर है इस धारा में, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए, आसान नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर इसमें दिया गया है सिविल न्यायालयों को। देखिए क्या क्या कर सकता है भाई। ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित किया जाए, यानी कि जो नियम बनाया जाए, न्यायालय किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से, यानी कि अपनी इच्छा से भी आदेश दे सकता है, या किसी भी पक्षकार के आवेदन पर। अब आपका 3 खंड हैं और एक एक शब्दों को पहले तोड़ लिया जाए। देखिए पहला, ऐसा आदेश कर सकेगा जो परिप्रश्नों के परिधान और उसका उत्तर देने के लिए हो। यानी कि पहला पॉइंट हमें ये मिला कि परिप्रश्नों का क्या, परिधान, परिधान यानी कि डिलीवर करना, और प्लस उसका क्या देना, उत्तर के लिए हो। दूसरा देखिए आपका,
दस्तावेजों और तथ्यों की स्वीकृति से, यानी कि इसका मतलब कि दस्तावेज और तथ्य की स्वीकृति, यानी कि दस्तावेज और तथ्य की स्वीकृति आप स्वीकार करते हैं कि इनकार करते हैं, न्यायालय कह सकता है कि क्या करिए बताइए। अगला देखिए आपका, क्या दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थों के जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हों, उनके प्रकटीकरण के या उनके निरीक्षण के लिए पेश किए जाने, यानी कि कोई दस्तावेज पेश करने का निर्देश दे सकता है कि नहीं दे सकता है। कोई भौतिक पदार्थ पेश करने का निर्देश दे सकता है कि नहीं दे सकता है। और उनके निरीक्षण के लिए निर्देश दे सकता है कि इनका क्या किया जाए, निरीक्षण। या अगला निरीक्षण के लिए आदेश निर्देश दे सकता है। पेश किए जाने का मैं लिखवा ही दिया, परिबद्ध या इम्पाउंड कहा जाता है। परिबद्ध, परिबद्ध शब्द भी पूछा गया है। परिबद्ध या इम्पाउंड का आदेश दे सकता है। देखिए बहुत ज़्यादा है, इसको तोड़ लिया जाता, बताएं भाई। परिबद्ध का आदेश दे सकता है और लौटाए जाने से संबंधित सभी विषयों के बारे में आवश्यक और जो युक्ति हो वह भी आपका कह सकते हैं कि आपका निर्देश दे सकता है कि ये करिए। दूसरा देखिए, अब एक बार तोड़ लिया जाए तब ऐसे व्यक्तियों के नाम समन निकाल सकेगा जिनकी हाजिरी या तो साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने या पूर्वोक्त अन्य पदार्थों को पेश करने के लिए हो, यानी कि आप एक निकाल सकेगा है दस्तावेज पेश करने के लिए या भौतिक पदार्थ पेश करने के लिए। अगला देखिए तीसरा, यह आदेश दे सकेगा कि कोई तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाए। यानी कि कोई फैक्ट है उसको क्या करिए, आप शपथ पत्र पर न्यायालय में क्या करिए, प्रूफ करिए। देखिए धारा 30 एक तरह से आपका सिविल न्यायालयों को बहुत बड़ा पावर देती है। भले आपको लगता है कि कम शब्द है, लेकिन बहुत बड़ा पावर देती है। अगर धारा 30 के तहत, पहले कंसेप्ट बनाइए, न्यायालय ने किसी व्यक्ति को ये आदेश दिए और वह व्यक्ति इन आदेशों का पालन करने में क्या रहता है, असफल, तो न्यायालय सजा भी दे सकता है। यानी कि धारा 30 के आदेश का पालन करना दंडनीय होगा आपका। उसके लिए सेंशन पाएगा व्यक्ति। तो क्या क्या सेंशन पाएगा अगर पालन नहीं करता, तो बहुत कड़ा नियम है। और आपका केवल जुर्माना ही नहीं है, तो धारा 30-32 देखिए भाई आपका, तब 30 पर फिर बैक होते हैं। न्यायालय 32 देखिए तब फिर 30 पर बैक होया जाएगा, क्योंकि कोरिलेट करके पढ़ाना है। व्यतिक्रम के लिए शास्ति, व्यतिक्रम मतलब डिफॉल्ट और शास्ति मने सेंशन। देखिए न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम धारा 30 के अधीन समन निकाला गया है हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा, और उस उद्देश्य के लिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 32 केवल किसके लिए लागू होगी, 30 के लिए। कब लागू होगी, जब न्यायालय ने किसी व्यक्ति को हाजिर होने का कोर्ट में क्या दिया हो, आदेश, और वह व्यक्ति हाजिर हो गया हो कि न हुआ हो, न हुआ हो, तो सिविल न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं, तो सेंशन लगा सकते हैं, शास्ति, अनुशास्ति। तो कौन कौन सी शास्ति, इसका वर्णन किस धारा में दिया गया है, तो शुद्ध रूप से किस धारा में, 32। अभी 30 न पढ़िए, पहले 32 पढ़िए क्या क्या कर सकता है, तब 30 आपका कल डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ को रिलेट ज़्यादा करना है। जो ये शब्द लिखे गए हैं
आपका सीआरपीसी में क्या नियम है, हमारे संविधान में क्या नियम है, किस आर्डर से ये कोरिलेट हो रहे हैं और क्या क्या मतलब है। ये थोड़ा समय लगेगा, 15 मिनट कम से कम 20 मिनट। तो इससे अच्छा है कि आज 32 निपटा दिया जाए। देखिए भाई 32 आपका अब हाजिर नहीं हुआ तो पहला क्या कर सकता है। तो आप आईपीसी में थोड़ा जाइए। तो अगर न्यायालय ने समन जारी किया और कोई व्यक्ति आपका मने मने आपका सीआईपीसी के तहत समन पर हाजिर नहीं हुआ का लेटर, तो क्या आपका आईपीसी के तहत यह दंडनीय है कि नहीं। तो फिर एक बार याद रखिए भाई, आईपीसी के तहत ये आपका कह सकते हैं कि आपका अगर समन निकाला गया, ठीक है, हल्का सा मिस कर रहा है हमारा, कल ये बताएंगे 32 देख लिया जाए, क्योंकि हल्का सा मैंने दिमाग से स्लिप कर रहा है जो कॉन्सेप्ट है। इससे अच्छा है कि भाई 32 को ही देखा जाए। कल इसको हम कोरिलेट आईपीसी से करेंगे। देख लीजिए 4 पॉइंट हैं। न्यायालय उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकेगा, यानी कि जो व्यक्ति हाजिर नहीं हुआ है, सिविल न्यायालय उसकी गिरफ्तारी के लिए अब क्या निकालेगा, गिरफ्तारी का वारंट। अब पुलिस जाएगी जबरदस्ती पकड़ कर कहाँ लाएगी, न्यायालय। पहला कठोर नियम है। दूसरा देखिए, उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकेगा और उसका विक्रय कर सकेगा, यानी कि जो व्यक्ति हाजिर नहीं हुआ, सिविल न्यायालय आदेश कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति को अटैच किया जाए और सेल किया जाए। तीसरा, उसके ऊपर 5,000 रुपये से अनधिक का फाइन या जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा। यह रकम पहले 500 रुपया थी और 2002 में 5,000 की गई। बैरक पर ही लिख लेना है कि पहले ये रकम कितनी थी, 500, और अब कितना की गई, 5,000। तो जुर्माना की प्रतिकर, जुर्माना ये दंड का रूप है कि मुआवजे का। हाँ याद रखिए यही आपका। और अंतिम देखिए, उसे आदेश दे सकेगा कि वह अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दे, और नहीं देता तब सिविल कारागार भेजा जाएगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति से न्यायालय कह सकता है कि आप न्यायालय में हाजिर होंगे, इसके लिए हमारे यहाँ आकर गारंटी दीजिए, यानी सीओटी दीजिए लीगल भाषा में, प्रतिभूति दीजिए। और अगर ऐसा व्यक्ति हाजिरी की प्रतिभूति नहीं देता तो सिविल न्यायालय क्या करेगा, तो उपाय है किस कारागार में भेजेगा, सिविल कारागार। वैसे जल्दी कोई जाता नहीं, लेकिन सिविल कारागार अलग है। आप से ही कबाड़ बना रहता है, इतना मच्छर काट देंगे का। यानी कि देखिए ये पावर जरूर है सिविल न्यायालयों को, लेकिन इसका यूज बहुत अपवादिक दशा में किया जाता है। इसका यूज ज़्यादा किया नहीं जाता, लेकिन पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 32 आपका, 31 वहीं 30 बताना है। तो कल आपका। हाँ भाई एक और सूचना, जो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अगर भाई उनको पढ़ना है तो भाई कल से एडमिशन लेना शुरू कर दें। 4,500 फीस है। आप शिफ्ट वाइज भी फीस दे सकते हैं, जो जयशंकर सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई सर भी कल आकर मिलकर कहे कि भाई आप फीस के लिए कह दीजिए। तो जो लोग मैंने पढ़ना चाहते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। आपका भाई 45-40 मिनट अभी चल रहा है। तो जो लोग इच्छुक हो पढ़ने के, इनकी बातें समझ में आ रही हो पढ़िए, और न समझ में आ रही हो न पढ़िए, कोई बाध्यता नहीं है। तो आपका अभी 5 मिनट बाद ही चलेगा इंग्लिश, सवा आपका 10 बजे से। और जो, हाँ भाई आपका एक और सूचना है, ये भाई पानी आ रहा है, मैं कई लोगों को देख रहा हूँ पूरा बोतल खाली ला रहे हैं घर से, यहीं भर रहे हैं। तो भाई आपका उद्देश्य ये है कि भाई यहाँ प्यास लगे तो पीजिए, घर के लिए नहीं रखा गया है। घर के लिए 10 बोतल भी कम पड़ जाएगा। तो भाई आप यहाँ पीजिए पानी। अब ये नहीं कि बोतल भर भर के 4 लीटर वाला तो कहाँ बचेगा। तो भाई भर कर ना ले जाइए, पीजिए, पीने के लिए आया है।